नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों के मद्देनजर देश में राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। कौन सी ऐसी घटनाएं हैं इस चुनावी माहौल में जो सुर्खियां भी बटोर रही हैं और राजनीति को भी आगे बढ़ाते दिख रहे हैं बड़े राष्ट्रीय दल? बताएंगे आपको, क्योंकि अभी महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर अभी जो बड़ी पार्टियां हैं या बड़े गठबंधन हैं, उनके अभी सूची पूरी तरह से फाइनल भी नहीं हो पाई है और इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन साथ ही आपको बताएंगे कि कैबिनेट ने भी आज कौन से बड़े फैसले लिए हैं जो न केवल अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े हुए हैं बल्कि ढांचागत परियोजनाओं को भी रफ्तार देते नजर आ रहे हैं। और हाँ, चक्रवाती तूफान दाना जो लगातार ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है और आज रात ये तट से टकराएगा, लेकिन इसको लेकर ये जो हम जीरो कैजुअलिटी के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कैसी है हमारी तैयारियां जमीन पर कि हम इस लक्ष्य को हासिल कर सके, करेंगे इस पर चर्चा भी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कैबिनेट की बैठक में बड़ी रेल परियोजनाओं को हरी झंडी। 2245 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रेल नेटवर्क से जुड़ेगी आंध्र की राजधानी अमरावती। उत्तर बिहार की 256 किलोमीटर रेलवे लाइन का होगा दोहरीकरण। स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी। चुनिंदा स्टार्टअप को अगले 5 साल तक आर्थिक तौर पर दी जाएगी मदद। स्पेस सेक्टर में बड़ी संख्या में पैदा होंगे नई नौकरियां। महाराष्ट्र और झारखंड में बढ़ा सियासी घमासान। दोनों राज्यों में नामांकन का काम तेज। महाराष्ट्र में दोनों ही गठबंधन सीट बंटवारे को आखिरी रूप देने में जुटे। एनसीपी शरद पवार की पहली सूची जारी। प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन पर बीजेपी कांग्रेस में संग्राम। बीजेपी ने नामांकन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान का लगाया आरोप। प्रियंका के हलफनामे को बताया गांधी परिवार के भ्रष्टाचार का कबूलनामा। आज रात से कल सुबह तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट पर टकरा सकता है चक्रवाती तूफान दाना। दोनों राज्यों में हो सकती है तेज बारिश। राज्य सरकारों के साथ एनडीआरएफ भी पूरी तरह अलर्ट। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं कैबिनेट की खबर से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने संबंधी ढांचागत परियोजनाओं के साथ साथ स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं। दीपावली से ठीक पहले केंद्रीय कैबिनेट ने कई अहम फैसले किए हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने को मंजूरी दी गई है। 2245 करोड़ रुपए की लागत से कुल 57 किलोमीटर रेल नेटवर्क बनाया जाएगा, जिसमें कृष्णा नदी पर 3 किलोमीटर लंबा रेलवे पुल शामिल है। इस रेल नेटवर्क के जरिए अमरावती सीधे कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई जैसे बड़े शहरों से जुड़ जाएगी। इस प्रोजेक्ट के जरिए 19 लाख मानव दिवस का रोजगार भी पैदा होगा। This project is a very ambitious project. This will provide direct rail connectivity to Hyderabad, Chennai, Kolkata, Nagpur, and via Nagpur to Delhi and via Hyderabad to Mumbai. Direct connectivity to practically all the metros will get connected to Amravati. एक अन्य अहम फैसले में उत्तर बिहार के 256 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोहरीकरण का भी फैसला किया गया है, जिसमें नेपाल के सीमावर्ती बिहार राज्य के जिलों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके साथ ही उत्तर पूर्व के लिए वैकल्पिक रास्ता भी बनेगा। कुल 4553 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना के जरिए 87 लाख मानव दिवस तो रोजगार पैदा होंगे ही, साथ ही ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी बनेगा, जिसमें उत्तर बिहार के साथ उत्तर प्रदेश को भी फायदा होगा। इसके तहत नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। कुल 6798 करोड़ रुपए की इन रेलवे की परियोजनाओं को मंजूरी देने से देश के कुल नेटवर्क में 313 किलोमीटर का इजाफा होगा
3 राज्यों बिहार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को इसका सीधा फायदा होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को डबल रेलवे लाइन बनाया जाएगा और दिस विल बिकम लाइक अ मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा अलोंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 4,553 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। 87 लाख ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा इसमें काम के दौरान। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसले के तहत स्पेस सेक्टर में 1,000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है। इसके जरिए चुनिंदा स्टार्टअप को अगले 5 साल तक आर्थिक तौर पर मदद दी जाएगी। इससे स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास में मदद मिलेगी। मौजूदा समय में देश में स्पेस इकोनॉमी का आकार 70,000 करोड़ रुपए का है, जो वर्ष 2033 तक 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी बड़ा हो जाएगा। स्पेस सेक्टर के तेज विकास से बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होंगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात कर लेते हैं चक्रवाती तूफान दाना की। तो आज रात ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा चक्रवाती तूफान दाना, जिसको लेकर इन दोनों राज्यों में तमाम एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो वहीं ओडिशा की बात करें, जिसके तट से टकराएगा, लैंडफॉल जहां पर होगी, तो वहां पर भी 10 लाख से ज्यादा लोगों को 14 जिलों से राहत शिविरों में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। चक्रवाती तूफान दाना से सावधान, आगे बढ़ रहा है दाना। ओडिशा से बंगाल तक हाई अलर्ट। चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा के और करीब पहुंच गया है। चक्रवाती तूफान दाना आज रात ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने वाला है, जिससे इन राज्यों में भारी नुकसान की आशंका है। इसकी वजह से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। राज्य सरकार ने तटीय जिलों में निकासी के प्रयासों में भी तेजी लाई है। 24 अक्टूबर की मध्यरात्रि से 25 अक्टूबर की सुबह तक उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और पुरी तथा सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की बहुत संभावना है। ये 100-110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की गति से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। Cyclone Dana has intensified into a severe cyclonic storm in last midnight. It is likely to move northwestward and cross North Odisha and West Bengal coast between Puri and Sagar Island, close to Bhitarkanika and Dhamra during midnight of 24th. चक्रवाती तूफान दाना से निपटने की तैयारियों में ओडिशा सरकार जुट गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने तूफान दाना से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की और तैयारियों की समीक्षा की। ओडिशा सरकार ने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ओडिशा डिजास्टर रिलीफ फोर्स और फायर ब्रिगेड की 288 टीमें तैनात की हैं। Each and every department of the government, including the chief minister, including the urban minister, including the revenue minister, everybody is seized of the situation. चक्रवाती तूफान दाना आने से पहले ओडिशा सरकार ने संवेदनशील जगहों में रह रहे लोगों को राहत शिविरों में पहुंचा दिया है। शिविर में सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। कल लोग आए हैं, वो सब कुछ दवाइयाँ, अभी डॉक्टर आए थे चेकअप करने के लिए। चक्रवात दाना को लेकर प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इंडियन कोस्ट गार्ड को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। कोस्ट गार्ड हालात पर बारीकी से नजर रख रहा है और चक्रवात के प्रभाव से उत्पन्न किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी सुनिश्चित करने को लेकर सक्रिय कदम उठाए गए हैं। हमने मछुआरों को एडवांस में ही चेतावनी दे दी थी कि वे सेफ हार्बर में रिटर्न हो जाएं, एंड एज पर द फिशरीज डिपार्टमेंट all the Odisha registered fishing boats are in safe harbor. भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बृहस्पतिवार शाम से उड़ानों का परिचालन 16 घंटों के लिए निलंबित कर दिया गया है। सरकार उड़ीसा ने पहले ही इस चक्रवात दाना से निपटने के लिए अपनी तैयारियां की हैं, जिसमें कई एजेंसियां, तब चाहे वो NDRF हो, ODRF हो या अग्निशमन हो, उसको यहां पर तैनात कर दिया गया है। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, पारादीप, उड़ीसा।
और जो दृश्य हमने आपको दिखाए उनसे आपको ये एहसास तो हो रहा होगा कि कितनी ज्यादा तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश भी हो रही है इन तमाम क्षेत्रों में। हम ओडिशा की बात करें या पश्चिम बंगाल की बात करें या आसपास के राज्यों की भी बात करें, जो दिखाता है कि ये चक्रवाती तूफान किस हद तक नुकसान कर सकते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि जो चक्रवाती तूफान है इसका क्या रास्ता रहेगा। जैसा हम जानते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी से होता हुआ अब सीधा उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है और जैसा हमने कहा कि आज रात या तड़के तक इसके लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी रहेगी। रात में इसका लैंडफॉल होना है और ये जो लैंडफॉल होना है इसमें ये पूरा जो क्षेत्र दिखाया जाता है यहाँ इसका बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाया जाता है और ये ओडिशा में इसका लैंडफॉल होगा। एग्जैक्ट कहाँ होगा आइए वो भी आपके सामने तस्वीर रखते हैं, क्योंकि ओडिशा के ही ये मौसम विभाग ने भी इस बात को सामने रखा है कि 24 मध्यरात्रि से 25 अक्टूबर की सुबह तक भीतरकनिका और धमर ये वो क्षेत्र हैं। भीतरकनिका ये क्षेत्र है और धमर ये क्षेत्र है। ये जरूरी इस वजह से है कि जब यहां से लैंडफॉल होगा इसका मतलब है कि जो दाना है उसकी जो आई कही जाती है, जो सबसे भीषण जहां पर प्रभाव दिखता है वो आई इस क्षेत्र से होकर गुजरेगी। ये आइलैंड क्षेत्र है, द्वीपीय क्षेत्र है और चूंकि यहां पर पानी है और पानी में तूफान की रफ्तार बहुत अधिक होती है, जब एक बार लैंडफॉल हो जाती है, तट से टकरा जाता है, उसके बाद आगे बढ़ते हुए वो कमजोर होता जाता है। लेकिन जब तक पानी मिलता है तब तक ये जो तूफान होते हैं इनको नमी मिलती है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा भीषण रूप ले लेते हैं। तो ये जब इस क्षेत्र में यहाँ पे टकराएगा उस वक्त बहुत ज्यादा इसका भीषण प्रभाव हो सकता है, इस बात की संभावना जताई जा रही है। और यहां भी अगर हम आपको दिखाएं तो हम पाते हैं, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है पुरी, कटक, केंद्रपाड़ा, भद्रक ये पूरे क्षेत्र हैं जो बहुत प्रभावित होंगे। ऐसे में ये वो क्षेत्र है जहां इसकी आई रहेगी और इसीलिए भद्रक, केंद्रपाड़ा, पारादीप ये वो क्षेत्र है जहां इनका बहुत ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। लैंडफॉल होने के बाद मौसम में भी बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल चेतावनी क्या दी जा रही है मौसम विभाग के द्वारा ये भी आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि मौसम विभाग अपनी तरफ से पूरे देश के लिए चेतावनी दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इन राज्यों में खास तौर पर दाना का प्रभाव नजर आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि अत्यधिक भारी वर्षा लाल रंग से दिखाया गया है, जिसमें ओडिशा और पश्चिम बंगाल का गंगा तटीय क्षेत्र है जो दिखाया गया है। लेकिन भारी बारिश की बात करें तो वो केरल के पास दिखाया गया है, लेकिन उसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि भारी वर्षा की ही चेतावनी दी गई है, जिसमें झारखंड आता है, बिहार आता है, उत्तर पूर्व भी आता है, तमिलनाडु भी आता है और दक्षिण कर्नाटक का क्षेत्र भी उसमें आता है। लेकिन ये 24 यानी आज की तारीख की चेतावनी, लेकिन अगर हम कल की चेतावनी देखें तो हम पाते हैं कि इसमें जो भीषण स्वरूप है वो सिमटता नजर आ रहा है। लेकिन वहीं उत्तर पूर्व में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ झारखंड, बिहार में ये वर्षा की स्थिति रहेगी और ये 25 अक्टूबर तक का एक चेतावनी जो मौसम विभाग की तरफ से सामने रखी गई है। लेकिन अगर हम ओडिशा पर नजर डालें, क्योंकि हम जानते हैं कि ओडिशा में लैंडफॉल होना है, ओडिशा में ये तट से टकराएगा, तो ऐसे में आप देख सकते हैं जब अत्यधिक भारी बारिश की बात की जा रही है, यानी भीषण बारिश की बात की जा रही है, जिसका असर यहां दिखेगा ओडिशा में और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में। और उसके अलावा अगर हम ये 25 अक्टूबर सुबह 8:30 बजे तक की बात की है, लेकिन अगर हम 26 अक्टूबर यानी लैंडफॉल होने के 24 घंटे बाद तक के असर की देखें तो ये फिर इसका असर कम होता नजर आएगा और ओडिशा के भी ऊपरी हिस्सों की तरफ ही इसका, क्योंकि ये आगे पश्चिम बंगाल की तरफ आगे बढ़ जाएगा तो इसलिए इसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो ये जो चेतावनी जारी की गई है इसी के आधार पर मौसम विभाग ने इन राज्यों को भी चेतावनी जारी की है। लेकिन इन चेतावनियों को देखते हुए तैयारियां भी पूरी हैं राज्यों की। कैसे पश्चिम बंगाल और ओडिशा इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि राज्यों की तैयारियों के तहत रेड अलर्ट पर इन राज्यों को रखा गया है। जीरो कैजुअलिटी यानी कोई जनहानि का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां, राहत और बचाव एजेंसियां हैं वो तत्परता से, मुस्तैदी से इसको फेस करने के लिए तैयार है। एनडीआरएफ ने तो कुल 56 टीमें तैयार की हैं और ये मात्र पश्चिम बंगाल और ओडिशा में ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी इनकी तैनाती की गई है। तो ये महत्वपूर्ण है कि एनडीआरएफ अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अगर हम राज्यवार भी अगर नजर डालें तो ओडिशा में भी 14 जिलों में अलर्ट है, 11 में तो रेड अलर्ट किया गया है। एनडीआरएफ की 19 टीमें हैं, एक रिजर्व टीम भी है। ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल ने भी अपनी 51 टीमें तैनात कर रखी हैं। अग्निशमन सेवा भी तैयार है। राहत शिविरों में भी
लोगों को, लाखों लोगों को वहां पहुंचाया गया है। खाद्य सामग्री, दवाएं, पानी, बिजली की व्यवस्था की गई है। और हाँ, जब चक्रवात आता है तो उस वक्त बिजली तो बंद कर ही दी जाती है, लेकिन जो तोड़फोड़ होती है, जो नुकसान होता है, उसकी वजह से बिजली को सही समय पर दोबारा से शुरू करने के लिए भी 700 इलेक्ट्रिक गैंगमैन की व्यवस्था की गई है। और सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद कर दिए गए हैं। उड़ीसा में 25 तक, पश्चिम बंगाल में 26 तक सरकारी कर्मचारियों को भी छुट्टियां दे दी गई हैं। और पूरी तैयारी ये की गई है कि इस दाना को फेस करने के लिए पूरा प्रशासन, पूरा अमला तैयार रहे। जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर को भी 25 तारीख तक बंद किया गया है। मछुआरों को लगातार स्पीकर पर यह बात कही जा रही है कि वो समुद्र में ना जाएं। और पुरी में भी हमने देखा है कि 3000 से ज्यादा पर्यटकों को वापस भेज दिया गया है और 4 दिन तक कोई होटल बुकिंग नहीं होगी, इस बात को भी देखा गया है। यानी जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य ये हासिल किया जा सके, इसीलिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। उड़ीसा से आगे बढ़कर अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो हम यही पाते हैं कि यहाँ भी 9 जिलों में रेड या येलो अलर्ट दिया गया है। एनडीआरएफ ने यहाँ पे 17 टीमें तैनात की हैं, इनमें से 13 रिजर्व में हैं। 26 अक्टूबर तक 7 जिलों में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है, यानी यहां भी पूरी तैयारी की गई है। कोलकाता एयरपोर्ट को भी 25 अक्टूबर की सुबह तक बंद किया गया है। रेल में भी 150 से अधिक ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेन भी हैं उसमें, जिनको कैंसिल किया गया है। मछुआरों को भी यही कहा गया है दोनों राज्यों में कि समुद्रों की तरफ का रुख वो ना करें। तो कह सकते हैं हम ये कि अभी तक हमने जितने तूफान देखे हैं, फानी देखे, यासी देखे इत्यादि, वो तमाम तूफान ऐसे तूफान हैं जिनको लेकर जो हमारा अनुभव रहा है उसके आधार पर इस चक्रवाती तूफान दाना को भी फेस करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और यहाँ पर हम आपके सामने इस बात को भी रखना चाहेंगे कि आज हमारी चर्चा का विषय भी यही है और इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है दाना शून्य जनहानि का लक्ष्य। चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा, DGIMT, और नरेंद्र सिंह बुंदेला जी, जो इंस्पेक्टर जनरल हैं एनडीआरएफ के। हमारे दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। उर्मिलेश, हमारे संवाददाता, भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश, आप स्वयं देखें तो ओडिशा में मौजूद हैं और अपना सबसे पहले तो ख्याल रखिए। और आपको देखकर हम समझ सकते हैं कि कितनी तेज हवा, बारिश का मौसम है वहां पर। लेकिन जो हम लगातार बात कह रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं, इन तैयारियों को वक्त के साथ साथ आपने वैसे बहुत सारी घटनाएं कवर की हैं उर्मिलेश, वक्त के साथ किस तरह से बदलते देखा है आपने कि इस बार की तैयारियों में आपको लगता है कि कुछ विशेष है? जी ममता, बिल्कुल निश्चित तौर से, क्योंकि पिछले जितने भी साइक्लोन आए हैं, जितने भी चक्रवात आए हैं, उन चक्रवातों से हमने कुछ ना कुछ सीखा है। और यही जो है इस बार भी देखा गया है उड़ीसा में कि उड़ीसा में जो है रविवार को ही गृह सचिव जो है, केंद्रीय गृह सचिव जो है, वो जो है तमाम दोनों राज्यों के जो आला अधिकारी हैं उनकी बैठक लेते हैं और उनको हर संभव जो है, जो भी उनको मदद चाहिए उस मदद देने की बात करते हैं। और उसी का एक यहाँ पर जो है वानगी देखी गई है कि यहाँ उड़ीसा में भी जो है जो शेल्टर होम है, वो आप सोच सकते हैं कि लगभग 6000 के आसपास यहाँ पर शेल्टर होम बनाए गए हैं। तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं, 3000 गांवों को यहाँ पर चिन्हित किया गया था अति संवेदनशील में। वहां से जो है लोगों को जो है सुरक्षित जगहों पर राहत शिविर में जो है पहुंचाया गया है। साथ ही जो है यहाँ पर प्रशासनिक जो है तमाम आला अधिकारी, अभी भी हम गए थे तो तमाम शिविरों में घूम रहे थे और लगातार यहाँ पर जो है सड़क पर पूरी तरीके से ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि शून्य कैजुअलिटी की यहाँ पर जो है बात कही गई है, इसीलिए यहाँ पर तमाम जो मार्केट है उस मार्केट को भी एहतियातन बंद कर दिया गया था। पूरी का जैसे आपने भी बताया, और कोणार्क का मंदिर बंद कर दिया गया है। तमाम जो यहाँ आने वाले पर्यटक थे उन पर्यटकों से आग्रह किया गया कि आप अभी मत आइए फिलहाल 26 तारीख तक, और जो पर्यटक वहां आए थे उन पर्यटकों को आग्रह वापस जाने का किया गया। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो तैयारियां जो है एकदम से ग्राउंड जीरो से लेकर के ऊपर तक, और लगातार इस पे जो है अभी तक जो है यहाँ के मुख्यमंत्री जो है जो बीसी कर रहे हैं, वर्चुअली मीटिंग कर रहे हैं तमाम यहाँ के जिला अधिकारियों से। और जो 4 जिले सबसे ज्यादा अधिक अलर्ट पे यहाँ पे हैं ममता, यानी पूरा प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है ओडिशा में। इस वक्त पश्चिम बंगाल का रुख करूंगी, हमारे संवाददाता अभिषेक गांगुली इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़े हैं। अभिषेक, आपसे भी अपडेट लेना चाहेंगे, दाना को फेस करने के लिए तैयार है पश्चिम बंगाल? बिल्कुल तैयार है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल खास करके यश, बुलबुल और अम्फन जैसे इतने बड़े बड़े जो साइक्लोन है इनको झेला है। और इनके लिए जबकि अभी इस टाइम जब ये दाना साइक्लोन आने वाला है उससे पहले से इंतजाम कर लिया गया था।
और अभी भी आज सुबह का खबर है, जो आज सुबह भी नवान्न से कंट्रोल रूम जो खोला गया है, वहां से सीएस और मुख्यमंत्री खुद उसी के थ्रू वे सबके साथ बात किया है, जितने भी जिला अधिकारी है सबसे बात किया है, इंतजाम क्या है उनसे पूछा गया है, और खास करके कोई नया इंतजाम की अगर जरूरत है वो भी उपलब्ध कराने के लिए तुरंत बोला गया है। और एक बात आपको बता दूं, कोलकाता एरिया के लिए केएमसी के ऊपर पूरा दारोमदार पूरा रखा गया है, और जी। केएमसी भी अपना कंट्रोल 24/7 के लिए खोला हुआ है, और यहाँ पे सभी तरह के सब जितने भी ये एक्सीडेंटल केस बन सकता है उनके ऊपर खास करके ध्यान दिया गया है। खास करके मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो पेड़ों की दुर्बल शाखाएं होती है उनको काटने की व्यवस्था की गई है, और हमेशा आप देख सकेंगे कि रोड पे पेड़ लोडर घूमते हुए जी, हम समझ सकते हैं, यानी कि तैयारियां यहाँ भी पूरी हैं ताकि कोई नुकसान ना हो सके। अपने मेहमानों का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर मोहापात्रा मौसम विभाग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, DGIMT। डॉक्टर मोहापात्रा, अब चूंकि कुछ ही घंटे बचे हैं, ऐसे में कुछ एग्जैक्ट इस बात का आकलन तो लगाया जा सकता होगा कि कितने समय के आसपास ये। चलिए, इस वक्त हमारे साथ नरेंद्र सिंह बुंदेला जी जुड़े हुए हैं, इंस्पेक्टर जनरल NDRF। पहले आपसे सवाल लेना चाहूंगी बुंदेला जी, बचाव और राहत कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो NDRF के कंधों पर होती है। इस बार चूंकि इतना अनुभव है NDRF को, इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक आप कर चुके हैं, इस बार किस तरह की चेतावनी, किस तरह की जानकारी NDRF को मुहैया कराएगी जिसके आधार पर आप लोगों ने अपनी तैयारियां पुख्ता की हैं? तो 2006 में जब से NDRF की स्थापना हुई है, हमने कई तरह के साइक्लोन्स ऑलरेडी देश के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में हैंडल किया हुआ है। हमारी पूरी ट्रेनिंग है, इसमें चेकलिस्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। बेसिकली स्टार्टिंग होती है कि कोई बड़ी साइक्लोन अगर है जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले मीटिंग करके सभी स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करके उनकी रिक्वायरमेंट समझती है, ज़रूरत होने पे उतनी रिक्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करती है। NDRF का जो सबसे बड़ा काम है कि हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको कितनी टीमें चाहिए वो हम उनको मुहैया कराते हैं। जैसे इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि हमने उड़ीसा के लिए 5 टीमें पंजाब से बाय एयरफोर्स के प्लेन से भी भेजा है, ताकि लोकल टीमें जो वहाँ थी कम थी, तो हमने 56 टीम टोटल इन 5 प्रभावित राज्यों में अभी डिप्लॉय किया हुआ है। इसमें हमारा मेन काम रहता है कि जो अफेक्टेड एरिया में वहाँ पर इवैक्यूएशन के लिए, अनाउंसमेंट के लिए, आपका पब्लिक अवेयरनेस के लिए, जो वल्नरेबल ग्रुप है उनको वहाँ से हटाने के लिए SDRF लोकल पुलिस के साथ मिलकर हम काम करते हैं। बुंदेला जी, जब भी इस तरीके का तूफान आता है उसमें लैंडफॉल अलग अलग एरियाज में होता है। इसमें जो लैंडफॉल का क्षेत्र दिखाया गया है भद्रक के आसपास, उसके आधार पर किस तरह की अलग तैयारी भी आपको लगता है कि NDRF को इस बार भी करनी पड़ी है? क्योंकि यहाँ पे ओडिशा के साथ साथ पश्चिम बंगाल का गंगा तटीय क्षेत्र भी है जो प्रभावित होगा। तो IMD की जो फोरकास्टिंग के बेसिस पर जिस एरिया में लैंडफॉल हो रहा है उसके आसपास के जितने भी जिले अफेक्ट होंगे, उसमें पहले ही हमने प्लानिंग करके स्टेट गवर्नमेंट के साथ फोरकास्ट के बेसिस पे प्री डिप्लॉयमेंट टीम कर दी है। तो जैसे स्टेट की SDRF है या उड़ीसा में ODRF बोलते हैं, आंध्रा में अपनी SDRF है, इनके साथ मिला के हमने टीम अलग अलग जगह पहले से लगा दिया है और ऑलरेडी काम कर रही है, ताकि हमारी जो मैक्सिमम टीम का प्रेजेंस हो, जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पहले से हो, बाहर से भेजना ना पड़े, इसकी प्लानिंग ऑलरेडी करके हमने डिप्लॉयमेंट कर दिया। अब जब लैंडफॉल आता है उसके बाद जो इम्पैक्ट होता है, जो डैमेज होता है या और रेस्क्यू इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ेगी, तो जिस तरह से इंफॉर्मेशन आएगी उस तरह से हमारी NDRF की टीम काम करती जाएगी। जी, लेकिन बुंदेला जी, क्या प्राथमिकताओं में आता है जब लैंडफॉल होती है? अमूमन पता होता है कि इतनी तेज बारिश या आंधी तूफान से किस तरह का नुकसान हो सकता है उस क्षेत्र में, उसके आधार पर किस तरह की प्राथमिकताएं तय की जाती हैं जिसके आधार पर इस राहत कार्य को आगे बढ़ाया जाता है? तो जैसा कि आपके न्यूज में बताया जा रहा था कि सबसे पहले जो समुद्र से तूफान आ रहा है, तो जो भी फिशरमैन है जो समुद्र में जाते हैं, जहाज है, उनको सेफ या तो वहां से दूर कर दिया जाता है या उनको अंदर करके सेफ जगह शिफ्ट कर देते हैं, ताकि एक तो शिप जहाजों को डैमेज नहीं हो और कोई फिशरमैन फंसे नहीं। दूसरा है कि जो तटीय क्षेत्र के घर है, जो कमजोर घर है या छप्पर वाले घर है, जिनका इतनी 100 से 120 किलोमीटर तक की अंदेशा है कि हवा की गति रहेगी, उसमें जो उड़ सकते हैं उन पूरे पॉपुलेशन को सेफ जगह शिफ्ट कराया जाता है, जिसमें उड़ीसा और तटीय क्षेत्रों में काफ़ी शेल्टर होम्स बनाए गए। उनको सेफ जगह पहले हम रख देते हैं। गर्भवती महिलाएं जैसे उनको पहले से ही हम हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं कि अगर उनको कोई मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़े इस समय में, तो ऑलरेडी उनके पास बेस्ट मेडिकल अवेलेबल हो।
तटीय क्षेत्रों में जैसे पोल्स है, बैनर्स है, बोट्स है जो उड़ सकते हैं और डैमेज कर सकते हैं, लाइफ को भी रिस्क होता है, उनको पहले से हटा के वहां से हटा दिया जा सकता है। लेकिन मुंदेला जी, कोई ऐसे नंबर्स भी दिए जाते हैं, हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए जाते हैं जिसके आधार पर किसी को कोई मुश्किल हो, कोई फंसा हो किसी जगह पर, उसको मदद की जरूरत हो तो वो आपसे संपर्क कर सके? तो देखिए, नेशन वाइड में 112 है जो इमरजेंसी का नंबर है। अगर 112 में कोई भी कॉल करता है, फाइनली जिस डिपार्टमेंट की जरूरत होगी वहां पर वो डाइवर्ट हो सकता है या पुलिस को भी वहां डिटेल किया जा सकता है। तो 112 सबसे अप्रोप्रिएट नंबर है। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश, चूंकि आप कुछ दिनों से वहां पर हैं, आप देख रहे हैं कि वहां किस तरीके का काम किया जा रहा है। बुंदेला जी ने हमें बताया कि पहले से ही कदम उठाए जाते रहे हैं, लाखों लोग हैं, गांव के गांव हैं जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उनको जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो कितनी सही है, पर्याप्त है? जी बिल्कुल ममता, अभी हम कुछ देर पहले एक जो यहाँ पर राहत शिविर जो है उस शिविर में गए थे। वहाँ पर लगभग 100 लोगों को रखा गया है। उन 100 लोगों के लिए वहाँ पर खाने की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है, साथ में वहाँ पे डॉक्टर है, आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो वहाँ पर हैं। वहाँ पर एक फार्मासिस्ट रखा हुआ है, दवाइयाँ रखी हुई हैं। इस तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है हर व्यवस्था की गई है। इस तरीके से यहाँ पर जो है अगर पक्के शेल्टर होम की बात की जाए, पक्के राहत शिविर की बात की जाए तो 840 ऐसे पक्के राहत शिविर हैं और यहाँ पर जो है उसके अलावा 5400 से अधिक यहाँ पर जो है जो छोटे जो ये कह सकते हैं अस्थायी जो शेल्टर होम है, राहत शिविर है वो बनाए गए हैं। तमाम राहत शिविरों में जो है सारी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए प्रशासन जो है, अभी भी जो है हम गए थे वहाँ पर जो पारादीप के एडीएम है वो लगातार जो है उन राहत शिविरों का चक्कर लगा रहे थे। खाने की क्वालिटी हो या फिर दवाइयाँ हो या लोगों को ORS जो है पीने के लिए दिया जा रहा है कि किसी प्रकार को कि किसी कोई दिक्कत ना हो। इवन आज खबर आई थी कि अभी जो गर्भवती महिलाएं हैं या डिलीवरी जिन महिलाओं की होनी है उन महिलाओं के लिए भी जो है आकस्मिक जो है एक नंबर रखा गया है, साथ ही वहां पर एम्बुलेंस रखी गई है, डॉक्टर रखे गए। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर युद्ध स्तर पर जो है सरकार ने इस जो दाना ये चक्रवाती तूफान है इससे लड़ने की जो तैयारी की है जमीन में, वो कहीं ना कहीं दिखाती है कि ये सरकार की एक मजबूत इरादा है जो चाहती है कि यहाँ पर शून्य कैजुअलिटी हो, यहाँ पर कोई भी कैजुअलिटी ना हो। तो ऐसा कहा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि देखिए अगर बात की जाए तो अलर्ट मोड पे कोस्ट गार्ड रखा गया है, अलर्ट मोड पे नौसेना रखी गई है। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, गोताखोर रखे गए हैं 46 के आसपास। तो यहाँ पर जो है हर प्रकार की तैयारियां, हर तरफ से तैयारियां रखी गई है। जैसे कि आज सुबह से ही ममता यहाँ पर उम्मीद करते हैं उर्मिलेश की जो व्यवस्थाएं काम करनी चाहिए वो जमीन पर भी काम करेंगी। और एनडीआरएफ के सामने बुंदेला जी बड़ी चुनौती हर बार रहती है, लेकिन जैसे आप हर बार सफल होते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस बार भी दाना को भी अच्छे से फेस कर पाएंगे और चुनौती से भी पार पा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, उर्मिलेश और बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर वक्त चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रियंका के नामांकन पर बीजेपी कांग्रेस में संग्राम। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके UPI पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या, इधर UPI पिन डाला उधर पैसा। पैसा कहाँ है? मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी
आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, किसी हाथ से चारा खिलाते हो? तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा केरल की वायनाड सीट से लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। नामांकन करते वक्त सभी को अपनी संपत्ति की जानकारी भी देनी होती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी दी, जिसे लेकर अब भाजपा हमलावर है। भाजपा का कहना है कि ये नकली गांधी परिवार के भ्रष्टाचार का कबूलनामा है, और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि ये इनकम टैक्स से मेल नहीं खाता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को केरल के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था। इस दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी हलफनामे के जरिए दी थी। अब बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के हलफनामे पर ही सवाल उठा दिए हैं। The entire country is asking Sonia Gandhi ji, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra to furnish an explanation. What were the means of this prima facie ill-gotten wealth, quid pro quo, commission खोरी? उनके और उनके व्यवसायी पति राहुल वाड्रा के पास कुल 88 करोड़ रुपए की संपत्ति है। प्रियंका ने अपने नामांकन हलफनामे में खुलासा किया कि उनकी संपत्ति करीब 12 करोड़ रुपए की है, जिसमें शिमला के पास 5.64 करोड़ रुपए की कीमत का 12,000 वर्ग फीट का एक फार्म हाउस और 8 लाख रुपए की होंडा CR-V कार शामिल है। अन्य संपत्तियों में 2.2 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड निवेश और 1.16 करोड़ रुपए के आभूषण भी शामिल हैं। साथ ही वो अपने भाई और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी के साथ महरौली में 2.1 करोड़ रुपए की कृषि भूमि का सह स्वामित्व करती हैं। उन्होंने पिछले वित्त वर्ष में 46.39 लाख रुपए से अधिक की आय घोषित की है, और इसमें किराए की आय के अलावा बैंकों से ब्याज और अन्य निवेश शामिल हैं। प्रियंका गांधी के पति के पास 37.9 करोड़ रुपए से अधिक की चल संपत्ति और 27.64 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति है। इनमें कुछ कंपनियों में भागीदारी के अलावा वाहन भी शामिल हैं। इस हलफनामे पर बीजेपी का कहना है कि यह हलफनामा अपने आप में नकली गांधी परिवार के भ्रष्टाचार का कबूलनामा है। गांधी परिवार है जिनके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। और रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है वो कम है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो डिमांड कर रहा है वो ज्यादा है। बीजेपी का कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के हलफनामे से एक और बात साफ होती है कि ये एसयूवी और फार्म हाउसेस वाले हैं। इनके पास एसयूवी गाड़ी, बड़ा बंगला और फार्म हाउस है। शिमला में भी इनके पास घर है, जबकि पहाड़ों में घर खरीदने की अनुमति नहीं मिलती। लेकिन वहां पर गांधी परिवार ने कानून को झुकवाया और उस बंगले की कीमत भी सही नहीं बताते। हालांकि प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा आरोपों को गलत बता रहे हैं। रीजनल पॉलिटिक्स होता है या जनरल होता है तो वहाँ मेरा नाम ज़रूर उठाते हैं। जहाँ भी उनको लगा कि मेरा नाम बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना है पर वो लगाते हैं, पर उसमें कोई भी आरोप प्रूव नहीं होता है। बीजेपी का आरोप है कि कानूनी बाध्यता के कारण प्रियंका गांधी वाड्रा को अपने हलफनामे में इन सभी बातों का खुलासा करना पड़ा, लेकिन वो भी अधूरा सच है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर भी भाजपा निशाना साध रही है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान का आरोप लगा रही है। और इसके आधार पर भाजपा कह रही है कि दलितों और पिछड़ों का अपमान करना कांग्रेस और गांधी परिवार की आदत है।
प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित अपमान के मसले पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान मच चुका है। बीजेपी ने गांधी परिवार पर मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछड़े समाज के व्यक्ति को इस्तेमाल करना गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की आदत है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक फोटो दिखाते हुए कहा कि गांधी परिवार के सदस्य आगे बैठे हैं और खड़गे पीछे बैठे हैं। ये आगे आपको दिखाई दे रहे हैं क्राइम मास्टर गोगो जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा, ये आगे बैठे हैं। इनके बगल में है प्रियंका गांधी वाड्रा, इनके पुत्र रेहान, इनकी भी एंट्री हो चुकी है, ये भी आगे बैठे हैं। सोनिया गांधी कमरे के अंदर है और राहुल गांधी भी कमरे के अंदर है। पार्टी का अध्यक्ष है तो क्या हुआ, सम्मान होगा कांग्रेस पार्टी में तो केवल गांधी परिवार का होगा। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रियंका के नामांकन के समय मल्लिकार्जुन खड़गे एक कमरे के बाहर से झांक रहे थे और कमरे को बंद कर दिया गया था। बीजेपी का आरोप है कि कल जिस कमरे में प्रियंका गांधी वाड्रा का नामांकन हो रहा था, उस कमरे में मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले जाने नहीं दिया गया और बाद में गांधी परिवार की इजाजत से ही वो अंदर जा सके। बीजेपी का कहना है कि इससे आपत्तिजनक बात और क्या हो सकती है कि गांधी परिवार ओछी राजनीति करते हुए पिछड़े समाज के लोगों का इस्तेमाल करता है। नामांकन के दौरान 5 लोग ही अंदर कमरे में रह सकते हैं, इसलिए गांधी परिवार के 5 सदस्यों को अंदर रखने के लिए खड़गे को बाहर रख दिया गया। इससे पहले सीताराम केसरी के साथ भी अपमानजनक व्यवहार किया गया था। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के आरोपों को गलत बता रही है। जब खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी वहां पे पहुंचे तो वहां पर ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए थे। खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी अंदर आए और खड़गे जी आकर प्रथम पंक्ति में बैठे। सोनिया जी सीपीपी की अध्यक्ष होने के बाद भी पीछे वाली पंक्ति में बैठी। हमारा अपने अध्यक्ष के लिए भरपूर सम्मान है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन पहली बार चुनावी राजनीति में उतरी प्रियंका गांधी के नामांकन से ही विवाद शुरू हो गया है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल न्यूज नाइट में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र और झारखंड में कैसे बढ़ा है सियासी घमासान। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देखकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉलमार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके UPI पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर UPI पिन डाला, उधर पैसा। पैसा कहाँ है? मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो
कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चुनावी खबरों को ही आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में नामांकन का काम भी जोरों पर चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो यहां बची हुई सीटों पर अभी भी दलों के बीच, गठबंधनों के बीच मंथन जारी है। महाराष्ट्र में दोनों ही गठबंधन सीट बंटवारे को अब आखिरी रूप देने में जुटे हुए हैं, लेकिन वहीं एनसीपी शरद पवार की पहली सूची जारी हो गई है और सूची में जिनके नाम आ गए हैं उन नेताओं के द्वारा नामांकन दाखिल करना भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव नामांकन का काम जोरों पर है। महाराष्ट्र में बची सीटों पर चल रहा है मंथन। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों पर जारी है उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस कड़ी में कोथरूड विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार चंद्रकांत पाटिल ने नामांकन किया। एनसीपी उम्मीदवार धनंजय मुंडे ने भाजपा नेता पंकजा मुंडे और पूर्व सांसद प्रीतम मुंडे की उपस्थिति में पर्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। मालाबार हिल्स विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मंगल प्रभात लोढ़ा ने नामांकन दाखिल किया। मुंब्रा कलवा विधानसभा सीट से एनसीपी एससीपी उम्मीदवार जितेंद्र अहवाण ने अपना नामांकन दाखिल किया। शिवसेना उम्मीदवार आदित्य ठाकरे ने वर्ली से नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले आदित्य ठाकरे ने मुंबई में रोड शो किया। उन्होंने भरोसा जताया कि लोग उन्हें अपने प्यार और वोट से आशीर्वाद देंगे। जनता के आशीर्वाद से और पूरी पार्टी के प्रेम से आज मैंने मेरी उम्मीदवारी का जो अर्ज होता है वो भर दिया है और यही उम्मीद है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जीतेगी। महाविकास आघाड़ी मजबूत है, एक है और मेरे ख्याल से मुझे जो सामने सुबह बताया कुछ 4-5 सीट के ऊपर थोड़ा सा चालू है, पर बोले सब हो गया जितेंद्र। इस बीच एनसीपी शरद पवार गुट ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। बारामती से अजीत पवार के खिलाफ उनके भतीजे युगेंद्र पवार को टिकट दिया गया है। इस्लामपुर से जयंत पाटिल चुनाव लड़ेंगे। काटोल से अनिल देशमुख और हर्षवर्धन पाटिल को इंदापुर से टिकट दिया गया है। झारखंड में चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा कई भाजपा उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल रहे। ये जो तूफान आ रहा है ना, दाना तूफान, इस तूफान से ज्यादा खतरनाक तो जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, जिसने सब बर्बाद कर दिया। मुद्दा झारखंड का विकास है, झारखंड का अस्मिता है और झारखंडी युवाओं को न्याय देना है, यही हमारे मुद्दे हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री और बरहेट विधानसभा सीट से जेएमएम उम्मीदवार हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडेय विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। जेएमएम की राज्यसभा सांसद और रांची से पार्टी की उम्मीदवार महुआ माझी ने रांची विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी अमर कुमार बाउरी ने झारखंड के चंदन कियारी सीट से नामांकन दर्ज कराया। महाराष्ट्र और झारखंड में पार्टियां अपने प्रत्याशियों के लिए जोर शोर से प्रचार कर रही हैं, लेकिन जनता किसका साथ देती है ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात दिल्ली के प्रदूषण की। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से इस वक्त पूरी दिल्ली जूझ रही है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 के पार दर्ज किया गया है। एक तरफ दिल्ली जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में सियासत खत्म नहीं हो रही। आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर आरोप लगा रही है, तो वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया।
ये खबर दिखाने से पहले आइए यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और दिखाएंगे आपको एक खबर। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर यूपीआई पिन डाला, उधर पैसा। पैसा कहाँ है? मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव अब तक का सबसे दिलचस्प और करीबी मुकाबला। व्हाइट हाउस की रेस, ट्रंप या कमला हैरिस, कौन होगा विनिंग फेस? कैलिफोर्निया से पेंसिल्वेनिया तक, न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा तक, एक एक राज्य का चुनावी हाल सीधे अमेरिका से, जहां है DD न्यूज मौजूद। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार,
अड़ियल मंडूसी की हार। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाई थी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देखकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉलमार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS, इंस्पायरिंग क्वालिटी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि विकास और सुरक्षा दोनों एक साथ चलते हैं। नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि रक्षा कूटनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन समान और पारस्परिक सुरक्षा के सिद्धांतों के आधार पर जमीनी स्थिति को बहाल करने के लिए एक व्यापक सहमति पर पहुंचे हैं। India and China have been involved in talks both at diplomatic and military levels to resolve their differences in certain areas along the LAC. Pursuant to the talks, broad consensus has been achieved to restore ground situation based on the principles of equal and mutual security. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिकांश राज्यों में अभी प्रारंभिक मतदान चल रहा है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां प्रारंभिक मतदान या तो हो चुका है या वे राज्य इसकी अनुमति नहीं देते हैं, और इसीलिए 5 नवंबर को जब मतदान का दिन आएगा तब लाखों मतदाता पहले ही डाक से या व्यक्तिगत रूप से अपने मतपत्र डाल चुके होंगे। देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता अमृतपाल सिंह की एक खास रिपोर्ट, जिन्होंने टेक्सास के ट्रेविस काउंटी में मतदाताओं से मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव नवंबर 5 को है। चुनाव वाले दिन को अभी 2 हफ्ते बाकी हैं, पर करीब 20 मिलियन अमेरिकन ने अब तक अपनी वोट डाल दी है। ये वोट अर्ली वोटिंग सिस्टम के थ्रू होती है या डाक से, जिसे मेल इन बैलेट्स कहते हैं। अगर जॉर्जिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की माने तो वो ये आशा कर रहे हैं कि 70% जॉर्जियंस अपनी वोट ऑलरेडी इलेक्शन दिन से पहले डाल देंगे। अमेरिका में प्रारंभिक मतदान का चलन रहा है। ये प्रणाली मतदाताओं की सुविधा के लिए तैयार की गई है, जिससे यदि वे अपने काउंटी से बाहर यात्रा कर रहे हों या चुनाव के दिन किसी कारण से उपलब्ध ना हो तो अपना वोट पहले डाल दें या डाक मतपत्र द्वारा भेज सकें। प्रारंभिक मतदान चुनाव के दिन से पहले मत डालने की सुविधा देता है और मैं इसीलिए इसमें शामिल होता हूं ताकि मैं मतदान के दिन कहीं मत डालना भूल ना जाऊं। मैं बस भीड़ से बचने और बाकी सभी लोगों से पहले मत डालने के लिए प्रारंभिक मतदान का इस्तेमाल करती हूं। इस इलेक्शन में एक बात अलग है, जिस तरह की कैंपेन चली, जिस तरह के एक दूसरे पे इल्जामात लग रहे हैं, लोगों में एक एंग्जाइटी भी है। मेरे साथ एक ऐसी वोटर हैं जिन्होंने अभी वोट किया है, ये इंडियन अमेरिकन हैं। हम सुनते हैं दोनों कैंडिडेट्स जो कहना चाहते हैं अपनी बात, और इतनी एंग्जाइटी बिल्डअप हो गई है कि जिस दिन अर्ली वोटिंग का मौका मिला तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जाके जल्दी से अपना वोट डाल के आ जाएं। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच तनातनी का माहौल है। इसके कारण कुछ मतदाता प्रारंभिक मतदान भी कर रहे हैं और बहुतों को डर है कि प्रारंभिक मतदान से उनके वोटों के साथ छेड़छाड़ संभव है, इसलिए कुछ मतदाता प्रारंभिक मतदान से कतरा भी रहे हैं। मैंने प्रारंभिक मतदान का इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे डर था कि क्या पता चुनाव के दिन मैं वोट ही ना डाल पाऊं। मुझे थोड़ा दुख है कि मेरे राज्य में प्रारंभिक मतदान नहीं होगा, इसलिए मैं इस साल चुनाव के दिन ही मतदान करूंगी। प्रारंभिक मतदान के शुरुआती आंकड़ों में रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। यह डेमोक्रेट्स के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि 2020 में मेल इन वोट ने जो बाइडेन की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इसका सीधा मतलब है कि रिपब्लिकन पार्टी मतदाताओं को प्रारंभिक मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। स्ट्रैटेजिस्ट और एनालिस्ट अर्ली वोटिंग में ट्रेंड्स ढूंढ रहे हैं कि कौन ज्यादा वोट कर रहा है, पर अभी इस इलेक्शन को ये कहना अर्ली वोटिंग पर बेस करके कि इधर जा रही है उधर जा रही है, जल्दबाजी होगी। नवंबर 5 को डिसाइड होगा कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, पर अर्ली वोटिंग कन्वीनियंस का एक जरिया है जो इन्होंने अपने वोटर्स के लिए बनाया है। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, ऑस्टिन, टेक्सास। न्यूज एंड के अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं देश से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप देखिए खबरें, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एनसीपी के घड़ी चुनाव निशान को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अजीत पवार गुट से 19 मार्च के आदेश को पालन करने को कहा है। दरअसल कोर्ट ने अजीत पवार गुट से कहा था कि वो पब्लिक नोटिस जारी कर ये साफ करें कि उनके द्वारा अभी इस्तेमाल किया जा रहा घड़ी का चुनाव चिन्ह का मामला अदालत में विचाराधीन है। दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में 5 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनकर तैयार हो गए हैं। इन मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के बन जाने के बाद आने वाले समय में यहां 2000 से लेकर 2005 तक सर्जरी हो सकती है। नए ऑपरेशन थिएटर मल्टी स्पेशलिटी मामलों के लिए सक्षम है, जिससे जटिल सर्जरी का संपादन सरल हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक और आईएमएफ में कार्यरत बैंक फंड स्टाफ इंडिया के क्लब के सदस्यों से मुलाकात की। इस कार्यक्रम में विश्व बैंक के कर्मचारियों के बच्चों ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की भी प्रस्तुति दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों और ऑस्ट्रेलिया में सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के गठबंधन इनोवेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने IRU घटक विश्वविद्यालयों को भारत आने के लिए आमंत्रित करने के साथ ही भारत में पूर्णकालिक परिसर स्थापित करने की भी अपील की। वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल के प्रतिभागियों को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री जयंत चौधरी ने विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया। फ्रांस के लियोन में आयोजित हुए प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 4 कांस्य पदक अपने नाम किया था। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पारिवारिक विवाद को लेकर संकट में फंस गए हैं। आगरा के फैमिली कोर्ट ने सांसद की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट के आदेश के बाद भी अपनी पत्नी को भरण पोषण के लिए रुपए नहीं देने पर कोर्ट ने सांसद के खिलाफ एक्शन लिया है। भारत जर्मन विज्ञान न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।